हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 9 मई को कंडक्ट हो रहा है और एडमिट कार्ड्स उसके आ चुके हैं। हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश उसमें से 20 नंबर की आती है, तो जो उसके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर की 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। एंड जो उसका पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है। लास्ट ईयर का जो पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर 2017 में हुआ था आई फील, एंड उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। तो जो सिनोनियम एंटोनियम्स के से 6 क्वेश्चंस उसके थे, एंड 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे, 2 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस के थे, एंड 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब्स के से थे, एंड 3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन फाइंड द एरर्स, एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन टैग्स। तो ये पैटर्न आया था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ईडियम फ्रेजेस हैं, या फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या फिर ये सिनोनियम एंटोनियम्स भी हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, ये सारा पेपर ही कंटेक्स्ट बेस्ड आया था। कंटेक्स्ट बेस्ड का मतलब क्या है कि एक तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बोल दिया कि गेट ऑफ का मतलब बताओ, ठीक है। तो आप वाइल्ड गैस तुक्के नहीं मार सकते वहां, मतलब तुक्का ही मारोगे, आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई प्रूफ नहीं होगा, तुक्के मारने को कोई रीजन नहीं होगा। एक मैंने आपको गेट ऑफ किसी लाइन में लिख के दे दिया, तो उस लाइन का मीनिंग कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा इजी रहता है अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। तो ये सारे पेपर जो सिनोनियम एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सारा का सारा पेपर कंटेक्स्ट बेस्ड आया था। ये सबसे अच्छी बात है इस पेपर की। तो जो स्टूडेंट्स की रीडिंग अच्छी है, मतलब वो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, रीडिंग करते आ रहे हैं, तो वो मार्क नहीं खाएंगे इसमें, ठीक है। तो वो सारा पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन टैग्स। देखो क्या है कि अगर आप एरर डिटेक्शन में देखोगे कि 3 क्वेश्चन आए। एरर डिटेक्शन का मतलब तो पूरी ग्रामर हो गई ना, तो वो 100, मैं कहता हूं ग्रामर तुम 100 घंटे में भी खत्म नहीं कर सकते। तो वो 100 घंटे का कंटेंट पढ़ने के बाद आपको 3 नंबर का पेपर मिलेगा, 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों ना हम ये वाला पहले सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन टैग जो है 1.5 घंटे का चैप्टर है, और इसमें 2 क्वेश्चन आए हो, तो प्रोबेबली हम ये मान के चलते हैं इस बार भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला चैप्टर इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे, जहां जिस लेवल तक हमें चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन उसमें से निकल जाएंगे आपके। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें प्रीवियस ईयर का सारा पेपर सॉल्व करेंगे, 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो अपकमिंग 1-2 दिनों में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग लिख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज क्वेश्चन टैग्स। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे मतलब इस वीडियो को देखने वाले हैं या जो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने साथ कॉपी पेन लेके चलिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप कॉपी पेन में नोट नहीं करेंगे साथ साथ, तो फिर सारी चीज़ें भूल जाएंगे और आपको दोबारा से ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आपका डबल टाइम लगेगा, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि आप जो है साथ में कॉपी पेन लेके चलिए, और उस पर साथ साथ छोटी छोटी बातें जो मैं बताता जाऊँगा वो नोट करते जाइए, ठीक। और आपको हर बात नोट करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बातें लिखी नहीं जाती, ठीक है, वो सिर्फ बोली जाती हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन वो लिखी नहीं है मैंने, तो आपको वो बातें भी नोट करनी है, ठीक है। और जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे नहीं जानते, ठीक है, मैं कौन हूँ, तो अब बाकी सारा कंटेंट भी देख लेना, बाद में देख लेना, पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्थ वॉचिंग है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन टैग्स। देखो सबसे पहले तो इससे आपको बेसिक्स थोड़ी बहुत आने चाहिए कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, टेंस क्या होता है, वो छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। वो साथ साथ में मैं बताता भी चलूँगा, और मैं ये थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको मैं वहाँ पे भी क्लैरिफाई करके चलूँगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। हमने एक वीडियो भी डाली हुई है इस चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। ये स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा 5 तरीके के जो सेंटेंस होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इट्स जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। सारी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जितना हमें यहाँ पे यूज करना है सिर्फ वही चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फोर्थ होता है जी हमारा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। फिफ्थ होता है जी हमारा ऑप्टेटिव।
ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है अपटेटिव होती है, आ से बोलते हैं अपटेटिव। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पे जो इस चैप्टर में हमने यूज़ करने, ये 5 तरीके के हो गए, हमने इस चैप्टर में जो यूज़ करने हैं वो ये 2 यूज़ करने हैं। ठीक है, बाकी सबको अब हम इरेज कर देंगे। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। ठीक है, आप कभी भी पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेंटेंस। अब ये असर्टिव और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखो जो भाषा है, भाषा का जो हमारा मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ या फिर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए मेनली 2 लोग होने जरूरी हैं। एक होता है जी स्पीकर, जिसको हम एस से लिखेंगे, एक होता है लिसनर, जिसको हम एल से लिखेंगे। स्पीकर बोलने वाला होता है, लिसनर सुनने वाला होता है। ठीक है, और अब होता क्या है कि अगर स्पीकर ने लिसनर को इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन अगर उसने देनी है तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक, एरो ये वाला यूज़ कर लेंगे और इसको हम कह देंगे गिव, इन्फॉर्मेशन गिव। अब दे रहे हो या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो तब हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं सामने वाले को। ठीक है, और फिर ये आगे 2 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब आपने पॉजिटिव बात बोली, नेगेटिव का मतलब आपने सेंटेंस में नॉट यूज़ कर लिया, नेवर यूज़ कर लिया, सेल्डम यूज़ कर लिया, हार्डली यूज़ कर लिया। तो इस तरीके के जब आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, लेकिन वो दोनों इसी में लाइक करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड बात आती है कि जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो फिर जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा या उसको आंसर करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो जो वो वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पंक्चुएशन का साइन यूज़ करते हैं उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। और इसके बाद हम जो पंक्चुएशन का साइन यूज़ करते हैं उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है, जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे, असर्टिव सेंटेंस। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक, अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें एक छोटी सी बात हमें सीखने वाली है, वो क्या होती है वो भी बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे गिव वर्ड यूज़ किया, वर्ड यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर लेंगे, सीक। सीक का मतलब व्हेन यू सीक इन्फॉर्मेशन, तो जो टाइप के क्वेश्चन, जो टाइप के आप स्टेटमेंट्स बोलते हो या फिर जो टाइप के आप सेंटेंस लिखते हो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये 2 तरीके क्लियर हो गए। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब होगा क्या, जब हमने यहाँ पे लिखा, एक छोटी सी बात और लिखनी है, वर्ब। वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अब वर्ब को लिखने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है असर्टिव। असर्टिव कह सकते हो या नॉर्मल कह सकते हो। ठीक है, अब वर्ब को असर्टिव लिखने का तरीका का मतलब क्या समझाता हूं। पहले दूसरी टाइप भी समझ लो। दूसरी टाइप होती है जी इन्वर्टेड। दूसरी टाइप कौन सी होती है, इन्वर्टेड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको इन चैप्टर में हर क्वेश्चन में, मतलब हर टाइप में कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। तो फिर वो कैमिंग वाला, रूल्स वाला काम हो जाएगा। तो उससे तो बचते आ रहे हैं स्कूलिंग लाइफ से। ठीक है, तो फिर इसी वजह से बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे ये बेसिक्स आते हैं तो वो सीधा क्वेश्चन की तरफ जा सकता है। ठीक है, चलिए, मतलब आप सीधा फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। अब बात करते हैं वर्ब को 2 तरीके से लिखा जाता है। जैसे हमें पता है कि हमें सेंटेंस लिखना है, तो सेंटेंस में हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखी जाती है, मेन वर्ब। उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। ये बेसिक से स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप एक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि दे have called him। ठीक है, तो हमने ये सेंटेंस लिखा, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने वर्ब लिखी, उसके हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद हमने मेन वर्ब लिख ली, उसके बाद हमने क्या लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नॉर्मल वर्ब कहते हैं। जो इसका जो वर्ब का पैटर्न यूज हुआ इसको हम असर्टिव कह सकते हैं। ठीक है, असर्टिव का मतलब जैसे हम लिखते हैं हमने वैसे ही लिख लिया। ठीक है,
फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है, ये तो नॉर्मल वाला हो गया, हमने इसको लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। प्लेन कह सकते हो, नॉर्मल कह सकते हो, रेगुलर कह सकते हो, तो ये कह सकते हो। लेकिन इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जब वर्ब को आप इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब हमारा जो पैटर्न है वो चलता क्या है भाई, लैंग्वेज आप कैसे पढ़ते हो, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना। जब भी आप सेंटेंस पढ़ना चालू करते हैं, आपने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, दे हैव कॉल्ड मी या हिम कॉल्ड हैव दे, हमें पता है हम लेफ्ट टू राइट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर चलेगा, ये नॉर्मल फैशन है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जब आप चीजों को उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने कह दिया इस पेन को इन्वर्ट कर दो, तो इसको उल्टा कर दो, मतलब अपसाइड डाउन जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज में। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जो वर्ब है उसका इन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। वर्ब को हम इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में लिखनी चाहिए थी, लेकिन हम करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब को इस डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हम करेंगे क्या कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रह जाएगा, ये मेन वर्ब आ जाएगी और ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब हम ये वर्ब को, इसको कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, कौन सा साइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क का। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब अगर कभी सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा तो हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, कहने का मतलब जो इंट्रोगेटिव पार्ट होता है वो इन्वर्टेड फॉर्म यूज करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वर्टेड फॉर्म यूज करती हैं, फिलहाल हम इसमें डील कर रहे हैं, तो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। इतनी बात क्लियर होगी। तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इसको हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर कह दिया। नॉर्मल स्ट्रक्चर को हम जब लिखते हैं तो वो आंसर्स होते हैं और स्टेटमेंट्स होती हैं, इसी वजह से मैंने उसको असर्टिव कह दिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला कि इंट्रोगेटिव की बात आती है, तो जो इंट्रोगेटिव होता है वो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करता है। इन्वर्टेड फॉर्म में और भी बहुत सारी चीजें से यूज किया जाता है। आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा इन्वर्जन वाला करके, हार्डली हैड ही स्लेप्ट देन ही केम इन, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो और भी आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, जैसे आपने नरेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा, हियर कम्स द अमिताभ बच्चन, तो वो बोलते हैं ना जो कम्स अमिताभ बच्चन से पहले आ जाता है तो वो भी इन्वर्जन होता है। आपने नरेशन में पढ़ा होगा ही वेंट आउटसाइड सेड लिजा, ठीक है। तो उस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो भी इन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं। मतलब काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, हम ज़्यादा वास्ट दूर नहीं जाएंगे, आपको यहीं पे रहना है सिर्फ। तो एक एप्लीकेशन इन्वर्टेड वर्ब की क्या होती है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाती है। तो समझ आ गई। तो जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इन्वर्टेड फॉर्म यूज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैव दे कॉल्ड हिम। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, ये तो एक आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओगे या क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो क्यों, क्योंकि आपने वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म को यूज कर लिया। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखे जाने लगी। समझ आ गई बात, ठीक। तो आई होप आपको ये बात जो होगी वो समझ आ गई होगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही इज गोइंग समवेयर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। ये असर्टिव फॉर्म है, हमने इसी डायरेक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा के लिख दूं, वही इन्वर्टेड फॉर्म यूज कर लूं, तो कैसे लिखेंगे, इज ही गोइंग समवेयर। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन। समझ आ गई जी, सिंपल सी बात, ठीक। तो अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो अब इसमें कुछ खास बचता नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है समझना। जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारा जो इन्वर्टेड फॉर्म यूज होता है वर्ब का, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है कि पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले क्या हम लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के ना एक यहाँ पे टैग लगा देते हैं। तो जो ये टैग होता है ना,
इस टैग में हम जो वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं वो इन्वर्टेड फॉर्म यूज कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि हम किसी से कोई बात कह के उससे हमें छोटा सा कोई रिस्पॉन्स चाहिए होता है। हम वो बात एक्चुअल में बता तो रहे होते हैं, एक्चुअल में बता रहे होते हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है, तो उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जब हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं तो उसी शॉर्ट क्वेश्चन को हम बोल देते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, क्वेश्चन टैग्स लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, क्वेश्चन टैग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा होगा, शी इज ब्यूटीफुल। अब आप यहाँ पे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसे करके पढ़ा है ना, ये शी इज ब्यूटीफुल। जैसे आपने कह दिया कि वो लड़की ब्यूटीफुल है, नहीं। तो जब आपने बोला नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है वो तो स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन नहीं है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको क्या कह दिया, शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जब हमें रिस्पांस चाहिए होता है, शॉर्ट रिस्पांस चाहिए होता है, फिर हम यूज करते हैं स्टेटमेंट्स के बाद। ठीक है, पता चल गया शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है या क्वेश्चन टैग क्या होता है। चलो हम इसको लिख लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, it is a short question that follows statements। तो समझना इसमें हमने क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो किसको फॉलो करता है, स्टेटमेंट को फॉलो करता है। मतलब आप अगर सेंटेंस ही आप इन्वर्टेड फॉर्म से स्टार्ट कर देंगे फिर तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात तो नहीं कर रहे, हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं कह सकते क्योंकि आगे तो स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसी वजह से हम वहाँ पे कह देते हैं कि हमने इस स्टेटमेंट के साथ ना एक टैग लगा दिया, और जो वो टैग है वो क्वेश्चन फॉर्म में है, इसी वजह से उस टैग को हमने क्वेश्चन टैग कह दिया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी तक आपको जो है वो समझ आ गया होगा। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन टैग्स में हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है हम वो देखते हैं। ध्यान से देखना, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे बोला था, हमने एक सेंटेंस लिखा था, वही सेंटेंस लिख देते हैं। हमने लिखा लिजा has called us। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको जो समझना है वो क्या समझना है, जो दो तीन बातें समझनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात क्या है कि जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा फॉलो करता है, किसको फॉलो कर रहा है, किसके बाद में लिखा गया है, एक स्टेटमेंट के बाद। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ये असर्टिव स्टेटमेंट है। असर्टिव जो हमने लिखा था ना, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको स्टेटमेंट कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक टैग लगा दिया। हमने ये बात तो बता रहे थे, लेकिन इसमें हमें रिस्पॉन्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। तो जब हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें यहाँ पे वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और हम यहाँ पे इसको क्या कह देंगे, क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग जो होगा स्टेटमेंट से जो सेपरेट किया जाएगा वो कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। किससे सेपरेट किया जाएगा, कॉमा से। तो यूज कॉमा टू सेपरेट। ठीक है, बस आप सीधा आप लिख लो, पूरी बात आप लिख लोगे, यूज कॉमा टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स फ्रॉम किससे, स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कॉमा जो होता है एक सेपरेटर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से कैसे समझना, जैसे एक इंसान है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए ने बी को बोल दिया आई लव यू, ठीक है। ए ने बी को क्या बोल दिया, आई लव यू, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जो भी। तो यहाँ पे जो आई है ये ए है हमारा, और जो यू है ये बी है, ठीक है। और बी भी उसको पसंद करता है, तो बी उसको रिस्पॉन्ड करता है। क्या रिस्पॉन्ड करता है, करती है आई लव यू टू। अब उसने ये बात बोल दी, आई लव यू टू। तो जब उसने ये बात बोल दी तो उसने ये बोली तो है, लेकिन जो वो मीनिंग कन्वे करना चाहता था या चाहती थी वो मीनिंग निकला नहीं, वो मीनिंग ऑपोजिट हो गया, मीनिंग गलत हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे टू हमने यूज किया ना, इसका मतलब बोलता है आल्सो।
इसका मतलब होता है ऑल्सो। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, आई टीच इंग्लिश टू, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश के साथ साथ कुछ और भी पढ़ाता हूँ। तो जो टू जो है ना, इसकी एक स्पेशलिटी होती है, जिस वर्ड के साथ भी ये लग जाता है उसी में ऑल्सो का मीनिंग कन्वे कर देता है। ठीक, ऑल्सो का मतलब इसके साथ में कुछ और भी है। तो इंग्लिश के साथ साथ इसका मतलब क्या है कि आई टीच साइंस टू, मतलब आई टीच साइंस एज वेल, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर मैं टू को इस यहाँ पे लिख दूं, आई टू टीच इंग्लिश, अगर मैं ये बात लिख दूं तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश को मैं भी पढ़ाता हूं, मतलब मेरे अलावा और भी टीचर्स हैं जो इंग्लिश को पढ़ाते हैं। तो टू की स्पेशलिटी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आप मीनिंग देखना, यहाँ पे जो मीनिंग है तो गलत हो जाएगा। अगर आप ये बात कह रहे हो कि आई लव यू टू, यू टू का मतलब क्या है कि तुम्हारे अलावा और भी हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ या फिर जिनको मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये मीनिंग तो बहुत गलत हो गया। हम कहना क्या चाहते हैं, अगर ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बी कहना चाहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, या फिर ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे अलावा दो चार को और पसंद करता हूँ, वो तो मीनिंग अब्सर्ड हो जाएगा। तो जो यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, तो इसकी पोजीशन गलत है। तो इसको अगर सही लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई टू लव यू। तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें तो फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बहुत जगह हमने ये सेंटेंस पढ़ा लिखा, ठीक है, देखा, मतलब ये जो बी सेंटेंस हमने लिखा बहुत जगह पे देखा कि ऐसा लिखा होता है। बिल्कुल आपने देखा होगा, लेकिन आपने एक कंप्लीट बात नहीं पढ़ी, आपने कुछ बातें वहाँ पे अनदेखी कर दी। वहाँ पे क्या लिखा होता है, आई लव यू, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, कॉमा। कॉमा लगाने का क्या मतलब है, कॉमा का मतलब मैंने अभी बताया सेपरेटर होता है, तो वो सेपरेट करता है चीज़ों को। अगर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया तो इसका मतलब ये हो गया कि टू को सेपरेट कर दिया, किसके साथ से, यू के साथ से। अगर मैंने इसको यहाँ से सेपरेट किया तो कहीं और यूज़ हो रहा होगा इसका, फिर वो अंडरस्टूड मीनिंग हो जाता है कि वहाँ पे किसके साथ लगा हुआ है, वो आई के साथ लगा हुआ है, फिर वो मीनिंग कन्वे हो जाएगा। तो कॉमा का रोल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कॉमा के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये हम किसी पंक्चुएशन की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये समझाना था कि कॉमा एक सेपरेटर होता है जो चीज़ों को सेपरेट करता है। समझ आ गई बात, ठीक। तो सेम वे यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपने स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पे तो आपने गिव वाला काम कर दिया, और यहाँ पे आप सीक वाला काम कर रहे हो। तो फिर तो ये मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात लिख दी आपने। ठीक है, कॉमा नहीं लगाओगे, सपोज करो आपने सीधा ऐसे लिख दिया, तो आप इस वाले पैटर्न के साथ क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकते हो, तो गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है वो सिर्फ इसी पैटर्न के लिए यूज हो रहा है, वो इसके साथ नहीं यूज हो रहा। वो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे, कॉमा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो हमें इतनी बातें, छोटी छोटी बातें जो है वो क्लियर हो गई। थोड़ी सी और आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं ये कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं इसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर वो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेगा, मेन वर्ब के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अभी हम एग्जांपल से सब कुछ करवाऊंगा, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो 5-6 पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट लिखने हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रोनाउन यूज होंगे। ठीक है, क्या यूज होंगे, प्रोनाउन यूज होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक। इसका मतलब थर्ड बात कर लेते हैं, यूज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको, मैंने अभी बताया, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और मैंने आपको बस दिखा दिया इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलो, ये बात यहाँ पे आपको क्लियर होगी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ऑप्शंस देता हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, इसको हटा
चलो, अब हमने ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमने देखना है कि यहाँ पे जो बेस्ट फिट होगा वो कौन सा होगा। तो पहले समझ लेते हैं, ऑल्दो शायद आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है, आपको मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमें ग्रामर हम क्रैक कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फिर आगे जाके फंस जाते हैं, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा, आप देखोगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन था फिर भी गलत कर दिया। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, मैं लिखूंगा, आप भी देखना पहली बार गलत करोगे, ठीक है। अगर ये चीज़ अच्छे से समझी होंगी तो फिर हम सही कर लेंगे। हम इसके अलावा एक छोटी सी बात और समझना चाहते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है कि वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी और वर्ब की कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? इन्वर्टेड फॉर्म। सेकंड थिंग मैंने क्या बताई, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? कंट्रैक्टेड। अब ये कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है इसको समझना। जैसे हमारी मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं वैसे ही वर्ब की फॉर्म भी कंट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा विल नॉट, ठीक है, हमने क्या लिखा? विल नॉट। अब जब हमने यहाँ पे विल नॉट लिख लिया, ठीक है, तो विल नॉट जो है ये दो वर्ड्स हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ये भी लिखा होता है वांट, पढ़ा होगा कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। तो जो वांट है ना, इन दोनों को कंट्रैक्ट कर दिया, कंट्रैक्ट करके हमने एक फॉर्म बना ली, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म। बात समझ आ गई? आई होप आपको ये बात जो होगी वो क्लियर होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हैज नॉट, तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हैजंट। मैंने यहाँ पे लिखा कैन नॉट, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कांट। इतनी बात समझ आ गई। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम, इसको हम क्या लिखेंगे? आई एम। इतनी बात समझ आ गई। तो आई होप आपको ये बात जो है समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में, वो सिर्फ कंट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज़ होगी, वो कभी भी ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। बात क्लियर होगी? तो पहली बात क्या समझी हमने? इन्वर्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे। दूसरी बात हमने क्या समझी? कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे। और हमने जो ऊपर बेसिक बातें समझी कि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, मेन वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। और हमने क्या समझा कि इसमें प्रोनाउन यूज़ करेंगे। प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे? जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे लिजा है तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा? शी। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे कोई मोहन वगैरह होता, मोहन होता या सोहन होता, ठीक है, या पुनीत होता, कुछ होता, तो उसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर लेता? ही। अगर यहाँ पे मोहन एंड सोहन होता तो मैं उसकी जगह पे क्या यूज़ कर लेता? दे। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, कभी भी नेम्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ये बातें हमने क्या कर ली? कंक्लूड कर ली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो, जब हमने ये बातें लिख ली तो लास्ट थिंग जो हमें समझनी है, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये क्या कि अगर अगर आपका जो स्टेटमेंट है, अगर आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा ये आपका नेगेटिव बनेगा। समझ लीजिए व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, द गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, देन द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब अगर ये आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव गिवन है, तो फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना बाद में, हम ऑपोजिट चलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हमने अभी एग्जांपल ली थी कि वो ब्यूटीफुल है, नहीं का मतलब क्या है कि पहले आपने जो बात बोली आपने उसी के कंट्रास्ट में बोला, ताकि सामने वाले का आपको ओपिनियन चाहिए। सामने वाले का ओपिनियन का मतलब क्या है? यू वॉन्ट देम टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन चाहिए का मतलब क्या है? क्वेश्चन। और यहाँ पे शॉर्ट है तो इसी वजह से हमने इसको क्या कह दिया? क्वेश्चन टैग। इतनी बातें क्लियर? चलो, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा।
ठीक है, तो हमें ये समझना था। इतनी बातें तो समझ आ गई सबको। तो बहुत बहुत आपको लग रहा होगा कि यार इतने सारे पॉइंट्स करवा दिए, स्टार्टिंग में तो कह रहे थे इजी है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम एक एग्जांपल अभी करेंगे, यहाँ से आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉमा यूज करना है, वो तो बेसिक चीज है, वो तो बहुत इजी चीज है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब देखो कौन सी है, कौन सी? हैज। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैज। सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउन। तो यहाँ पे लीजा है, तो लीजा के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? शी। लीजा के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? शी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, चलो इसका मतलब हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शंस में आप देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन में तो लीजा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लीजा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाले जो ऑप्शंस हैं सी एंड डी, ये तो गलत हो गए हमारे। ये ऑप्शंस जो हैं ये हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। अब उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है तो चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखा हुआ था। ये तो परफेक्ट टेंस है, ये तो मॉडल्स हमने यूज़ कर लिया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखो बी है और कौन सा है? ऑप्शन ई। अब जो बी ऑप्शन है इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास? ई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैजंट शी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हम एरियाज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैं लीजा ना लिखा होता, यहाँ पे शी लिखा होता, लेट अस सपोज। तो अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं? ठीक है, अब मैंने कह दिया कि हमारे पास सी ऑप्शन भी बचता है और हमारे पास ई ऑप्शन भी बचता है। तो क्या मैं यहाँ पे हैज़ नॉट शी यूज़ कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि हैज़ नॉट जो शी है ना, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो इसी वजह से ये ऑप्शन तब भी क्या होगा? गलत होगा। बात समझ आ गई? क्लियर? ठीक। अच्छा, तो हमें अब समझ आ गया कि हैज़ एंड शी यहाँ पे क्यों आया। हैज़ नॉट शी लिखना चाहिए था बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? हैज़ नॉट शी। और हमने ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट से पहले क्या लिख दी यहाँ पे हमने? हेल्पिंग वर्ब। और इसी को हमने क्या कह दिया? कौन सी फॉर्म कह दी? इन्वर्टेड फॉर्म। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर नॉट यूज़ करना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे नॉट यूज़ कर लिया। फिर हमने कहा कि इनकी कंस्ट्रक्शन फॉर्म को यूज़ करना है, तो फिर हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया? क्लियर हो गया? तो आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, जनरली किसी भी स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग होता है वो एक ही होता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली का मतलब क्या है? ज्यादातर ऐसे ही होता है। कुछ सेंटेंसेस में ज्यादा हो सकते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आप लिखना चाहें तो ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि वो आगे जाके अभी डील करेंगे, उससे पहले इसकी टाइप्स खत्म करेंगे। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज जो भी ये असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं सारे, इसमें जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं इसमें एक एक तरह का क्वेश्चन टैग, मतलब एक ही क्वेश्चन टैग यूज हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन टैग नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में आ सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले उसके लिए वो जानना चाहिए, वो अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब एक दो सेंटेंसेस और लिखता हूँ। हमने दो सेंटेंसेस लिखे, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि कौन सा सही है, मतलब इसमें क्या आएगा। टेक 10 सेकेंड्स। तो आप 10 सेकेंड्स लीजिए और यहाँ पे देखिए कि क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। टेक 10 सेकेंड्स।
चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको आंसर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हर एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉमा से सेपरेट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, प्रोनाउन यूज़ करने हैं, इन्वर्टेड फॉर्म यूज़ करनी है, कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी है, और ये वाइस वर्सा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस स्टेटमेंट में हमने कोई नॉट या फिर नेवर कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो नेगेटिव यूज़ करेंगे, मतलब इसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ होगा, नॉट यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो इसी वजह से आपका जो क्वेश्चन टैग रहेगा ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये बात जो थी हमें समझनी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ देखो, यहाँ पे शी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे, और हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इससे पहले लिखी जाए बाद में ना लिखी जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हर्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हर्ट। अब हमें सबसे पहले इसमें, अब देखोगे इसमें तो हेल्पिंग वर्ब कोई लिखी नहीं हुई, जैसे ऊपर वाले में तो हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई थी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। इसके लिए छोटा सा टेंस आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले इसका टेंस देखो कौन सा है। अब देखो इसके वर्ब की फॉर्म कौन सी है, ये भी नहीं पता चल पा रहा। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएंगी, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी, प्लेड बन जाएगी, क्लियर है। मैंने बोला ईट, मैंने बोला एट, मैंने बोला एटन, ठीक है। तो ये फॉर्म्स होती हैं, मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म जो होती है या जो थर्ड फॉर्म होती है उनमें डिफरेंस होता है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तो हम पहचान लेते हैं देख के कि कैसे वो सेकंड है या थर्ड है या फर्स्ट है या सेकंड है, जो भी। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा कि उनका तीनों का स्ट्रक्चर ही सेम रहता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पुट, सेकंड भी क्या होती है पुट, थर्ड भी क्या होती है पुट। कभी आपने देखा कि पुटेड वगैरह लिखा हो कहीं पे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हर्ट। तो जो हर्ट होता है ना वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, जो हर्ट वर्ड है वो भी इसी वर्ड को बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे आपने कहीं पे भी हर्टेड पढ़ा होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ट हर्ट हर्ट, हर्टेड हो बहुत रेयरेस्ट केस में आपने देखा होगा, ठीक है। जो हर्टेड है वो एक्चुअल में एक स्लैंग है, जो हर्टेड है ना ये एक्चुअल में क्या है कि स्लैंग है। स्लैंग का मतलब गाली नहीं होता, स्लैंग का मतलब हमें लगता है कि गाली होता है, ऐसा नहीं होता। स्लैंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड यूज नहीं है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्मेट की अगर बात करूँ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की मैं बात, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज कह सकते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ये स्पोकन में चल जाता है, कहने सुनने में चल जाता है, लेकिन जब आप लिखने की बात करते हैं, फॉर्मल लेटर अगर आप अभी लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, अगर उसमें आपने ये स्लैंग्स वर्ड यूज कर लिया तो आपके नंबर कटेंगे। अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली एग्जामिनर अच्छा होगा, ठीक है, जो आपके पेपर्स वगैरह चेक करेगा। तो अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा, चीटर, सुना है? चीटर हम बहुत कहते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं, वो बोलने चालने में ही चलता है, लेकिन कभी आपने लिखा देखा है चीटर कहीं पे? नहीं, क्योंकि ये स्लैंग है। एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो होता है चीटर। जब आप बोलोगे ना कि मोहन इज अ चीटर, गलत हो जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा, मोहन इज अ चीट, ठीक है। तो चीट जो वर्ड है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेक्ट है। आपने वर्ड सुना होगा, मैंने बोला आंटी जी, आपके घर में हमारी बॉल चली गई, तो जो आंटी जी वर्ड आपने यूज़ करनी है, आंटी वर्ड आपने यूज़ कर लिया तो वो गलत है, वो स्लैंग है। एक्चुअल में जो वर्ड है वो क्या है, आंट। बात समझ आ गई? आपने एक वर्ड सुना होगा बाउंडेशन, तो जो बाउंडेशन वर्ड है ये भी स्लैंग है। आपने कभी बोला तो हमने हजारों बार है, लेकिन कभी लिखा हुआ नहीं देखा होगा आपने। एक और वर्ड में बता, आप कभी लिखते हैं ना आई वाना गो देयर, ठीक है, वाना, गोटा, आचा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स बोलते हैं हमने, एक एंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी स्लैंग्स हैं, मूवीज में, नॉवेल्स में, वो सब जगह चल जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर बात करोगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, तो सारे वर्ड्स जो हैं ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट नहीं बोल सकते कि स्लैंग्स बोल सकते हैं, जो करेक्ट वर्ड है, ठीक है, इसके लिए स्लैंग्स वर्ड बोलेंगे। तो आई वाना का मतलब क्या होता है, आई वॉन्ट टू,
तो want to लिखो ना आप, अगर आप लिखना चाहते हो। wanna लिखोगे तो पेपर में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव में, जो बच्चे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर जो बच्चे सीजीएल में मेंस लिखते हैं या पीओ में मेंस लिखते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं मेंस के बाद, तो उसमें आप ये वर्ड्स मत यूज करना, उसको अवॉइड करना। सिमिलरली हार्टेड वर्ड भी मैंने बताया, कई बार तो जो वर्ड्स होते हैं वो अब्सोल्यूट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, एक्सटेंट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार जो होता है कि वो वर्ड स्लैंग्स होती हैं। तो हार्टेड जो तीनों फॉर्म्स होती हैं करेक्ट वो क्या होती है, हर्ट होती है। तो अब अपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अच्छा थर्ड फॉर्म तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म किसके बिना नहीं लिखी जा सकती, हैज़, हैव या फिर हैड, इनके पहले कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस बनाती है ना ये। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म नहीं है। अब या तो ये फर्स्ट होगी या कौन सी होगी, सेकंड होगी। अच्छा फर्स्ट भी नहीं हो सकती, क्यों, अगर शी लिखा होता है यहाँ पे इसके साथ क्या लिखना होना चाहिए था, हर्ट्स, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, तो एक ही फॉर्म बचती है, कौन सी, सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए कि फॉर्म कौन सी है, ठीक है। हमें पता चल गया कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो जब भी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जब भी कभी भी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो हमें पता है ये बात कि वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनेट में स्ट्रक्चर जो होता है, या तो हम V2 का यूज़ कर लेते हैं या फिर हम किसका यूज़ करते हैं, डिड प्लस V1 का, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, डिड। अब या तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, प्लेड लिख लूँ, या फिर मैं यहाँ पे इसको क्या लिख लूँ, डिड प्ले लिख लूँ, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी वो कौन सी आएगी, डिड, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो हमने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नॉट। लेकिन हमें पता है कि हमने ये वाली चीज़ भी कर दी, ये वाली भी कर दी, और हमने इन्वर्टेड फॉर्म भी कर दिया, ठीक, और हमने वाइस वर्सा भी कर दिया, कॉमा भी लगा हुआ, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या रह गया अभी, कंट्रैक्टेड फॉर्म। तो हम यहाँ पे डिड और नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे। कंट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनेगी, डिड एंड शी, ठीक है। तो देखो कभी भी आप कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, हो सकता है कि आपको दो तीन चीज़ें ना भी समझ आई हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैंने आपको सब कुछ पहली बार में समझा दिया और आपको समझ आ गया, ठीक है। लेकिन ये इतना हार्ड भी नहीं है जितना हार्ड हम सोचते आए हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है या इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट रूल्स हैं। तो आप देखोगे हम जो है सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिकली चलोगे, चीज़ों को सीखोगे, आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, तो आप ऑब्वियसली कर लोगे। मैथ्स में आप डीआई कैसे कर पाते हो, अगर आपका टाइम एंड वर्क आता है, आपको रेशो आता है, आपको परसेंटेज आता है, तो जिस बच्चे को रेशो परसेंटेज ही नहीं आता वो सीधा डीआई कैसे कर लेगा। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है, पहले तो उसको ये सिखाना चाहिए ना, उसको ये नरिश करना चाहिए कि भाई वर्ब के स्ट्रक्चर जैसे ऐसे होते हैं, उसके बाद वर्ब की फॉर्म जैसे ऐसे होती हैं, तो ये चीज़ें वो अपने आप ही कर लेगा, ठीक है। तो हमें पहले बेसिक्स पे जो है वो काम करना चाहिए, इसी वजह से मैंने आपको बेसिक्स पे थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे ऐसे करके होता है। चलो ये बात समझ आ गई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शी हर्ट हर बेस्ट फ्रेंड्स, तो जो हमें पता चल गया कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो इस तरीके से जो है वो बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। अच्छा दे लिखा हो तो दे को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिडंट आस्क, तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, अब क्या मैं यहाँ पे नॉट यूज करूंगा, नहीं। तो यहाँ पे जब मुझे नॉट इन यूज करना तो कंट्रैक्शन फॉर्म वाली बात बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये समझ आया कि जो कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे वो तभी यूज करेंगे अगर हमने उस सेंटेंस में, उस क्वेश्चन टैग में क्या यूज करना है, नॉट, क्योंकि नॉट के साथ ही तो आप कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज करोगे, जैसे हमने यहाँ पे की। बात समझ आ गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो इस तरीके से जो है हम ये बनाएंगे। क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो होते क्या हैं और उनको बनाया कैसे जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक हम ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। इसको अभी लिखे रहने देते हैं, ठीक है, बाद में इरेज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। दे कास्ट द
सेम मूवी। अब आप एक चीज समझना, यहाँ पे हमने लिखा हुआ दे कास्ट द सेम मूवी, ठीक है। चलो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है चलो ये ऑप्शन दिए आपको दिए हैं, ठीक है। कास्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पे कास्ट का मतलब क्या, प्रोजेक्ट करना, ठीक है। मतलब उन्होंने सेम मूवी जो है दोबारा चला दिया, आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। चला दिए, चला रहे हैं, जो भी आपको मीनिंग निकालना है उसी अकॉर्डिंग ये फिर क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको मीनिंग पहले नहीं बता सकता तो फिर तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो टेक योर टाइम, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। टेक योर टाइम। चलिए टाइम्स अप। आई होप आप सबने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, कास्ट। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन टैग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब उसमें आपको जो इसमें कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर उनके बारे में पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली, नहीं पता होगा तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती जाएगी आपको, ठीक है। तो अब समझना, यहाँ पे हमने कास्ट यूज किया। सबसे पहले तो ये देखो कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन टैग सॉल्व कर लोगे, तो हमें पता चल गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कास्टेड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कास्टेड होना चाहिए, सॉरी। जैसे हमने पढ़ा ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड, ठीक है, फॉरकास्टेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पता नहीं यहाँ पे कैसे सीखे ये वर्ड्स। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में कास्ट की भी जो होती है वो भी तीनों सेम फॉर्म होती हैं, कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक है। ये बात हमने सबसे पहले समझनी है, कास्ट कास्ट एंड कास्ट। तो जब हमने यहाँ पे लिखा कि कास्ट कास्ट कास्ट, तो ऐसे वही सेम केस होगा जो हर्ट 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 का था, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो अब हमने यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो, जब कास्ट 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 हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। अब या तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर ये सेकंड फॉर्म होगी। अभी हमें देखना है कि कौन सी फॉर्म होगी। तो हमने ये देखना है कि अब ये फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर ये सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं होगी, हमें समझ आ गया कि वहाँ पे हैज है आपने लिखा हुआ या फिर हैड ने लिखा हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। अब ये देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि ही, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखूँ कट, मैंने यहाँ पे वर्ब यूज कर ली, कट का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, कट कट कट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ही कट इट, एक मैंने यहाँ पे लिखा ही कट्स इट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS लगा होगा, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन सपोज करो कि ऐसा हो जाए, यहाँ पे मैं ही की जगह पे मैं दे यूज कर लूँ, दे के साथ मैं यहाँ पे कट लिख लूँ, तो अब ध्यान से देखेंगे कि अब आप यहाँ पे इसको फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं कह सकते। मतलब ये मतलब बायस्ड हो गए, ये बात नहीं बोल सकते यार कि ये फर्स्ट फॉर्म ही है, सेकंड फॉर्म है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप प्रूव कर सकते हो। अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म मान लोगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसको सेकंड फॉर्म मान लोगे तो भी सही हो जाएगा। क्यों, क्या फर्क है, यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिख लिया। जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिखा तो आप यहाँ पे इसको फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यहाँ पे कट नहीं लिखोगे, और इसको सेकंड फॉर्म भी मान सकते हो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। सेम वे यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं और सेकंड फॉर्म भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब आप इसको अगर रिप्लेस करके लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, दे डू कास्ट कास्ट, और आप ये भी लिख सकते हैं दे डिड कास्ट, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर सही माने जाएंगे।
इतनी बात समझ आ गई। फिर हमने ये देखना है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है गलत हो गया। और अगर मैं इसको डू कास्ट मानूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डोंट दे। अगर मैं यहाँ पे इसको डिड मानूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डिडंट दे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि अब यहाँ पे दोनों आंसर जो है दोनों सही हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का अब ध्यान रखना है। अब ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि अगर ऐसी चीज़ कहीं पे आती है तो आपको रिजेक्ट नहीं होना। ठीक है, आपको ये नहीं होना कि आपको बायस्ड नहीं होना कि आप मान लोगे कि ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म ही है, ये फर्स्ट भी हो सकती है। तो क्वेश्चन जो है और ट्रिकी भी बना सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था बेसिकली। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिली होगी। ठीक है, कि कैसे जो है इसको हम क्वेश्चन टैग को टैकल करते हैं और ये होता क्या है। और इसके अब 10 से 12 टाइप्स हैं, अब वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले वाली में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो किसी स्टेटमेंट को फॉलो करता है। जैसे मैंने बोल दिया कि ही हैज़ नॉट डन इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी से जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं। और जो किसको फॉलो करता है, ये किसके बाद आ रहा है, आपने कहाँ से इधर से इधर जा रहे हैं ना हम। ठीक है, तो हमने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये चीज़ बाद में लिखी है, तो बाद में लिखी है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट। तो मतलब वो क्वेश्चन टैग जो है स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, वो फॉलो कर रहा है उसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन टैग क्या आएगा। तो मैंने आपको 2-3 बातें समझाई थी कि क्वेश्चन टैग में हम सबसे पहले कौन सी चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउंस। फिर हमने ये भी देखा था कि जो वर्ब की फॉर्म होगी, अब वर्ब की बात कर लेते हैं, जो वर्ब की फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ठीक है, और कौन सी होगी, कंट्रैक्टेड फॉर्म होगी। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है, कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, ये सब कुछ हमने समझा दिया था। और जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, मेन वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ एक वर्ब को छोड़ के करेंगे मेन वर्ब, वो मैं बताऊंगा कौन सी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें, अभी इसको हम इरेज कर देते हैं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो स्टेटमेंट के ऑपोजिट होगा। कहने का मतलब अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एंड वाइस वर्सा। तो थर्ड पॉइंट हमने ये समझा था। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। अच्छा, ही लिखा हुआ, अगर यहाँ पे मोहन वगैरह लिखा होता तब भी हमें यहाँ पे ही लिखना पड़ता। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा ही लिखा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, हैज़। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे, हैज़ का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज़ नॉट डन इट। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, हैज़ ही। तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन टैग। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक, तो ये हमने एक रिकैप किया जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, फ्यू स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द आंसर शीट्स। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा, फ्यू स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द आंसर शीट्स। ठीक है, तो हमने जब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले एक आधा सेंटेंस जो है हम और लिख लेते हैं। दे हार्डली टॉक्ड टू एनीवन। हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, अब हमने देखना है, हम यहाँ पे टॉक्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें क्वेश्चन टैग क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो आप पहले 10 सेकेंड्स लीजिए और अपनी तरफ से एक बार ट्राई कीजिए कि क्या आना चाहिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्योंकि आपको पढ़ा दिया ना, एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, हमें ऑप्शंस नहीं देना चाहता, ऑप्शंस दूंगा तो फिर आप गेस करने लग जाते हो। ठीक है, वो फिर सही तरीका नहीं। ऑप्शंस के साथ तो लास्ट में मैं पता है कि एग्जाम में करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से आता है तो इसका मतलब आपको बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए पहले वाले में क्या आएगा। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो पहला सेंटेंस जो हमने लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा हुआ है, फ्यू स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द आंसर शीट्स, कॉमा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, दे। क्या यूज करेंगे, दे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने सीखनी थी वो ये थे कि अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, हैव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव के साथ बनेगा जो भी बनेगा। फिर हमने अब ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमने कहा वो कौन सी होगी, हैव। तो यहाँ पे बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दे दूँ, ठीक है, हैव, दे, एक मैं आपको ऑप्शन दूं हैवंट दे, एक मैं आपको ऑप्शन दूं हैव नॉट दे, ठीक है। एक मैं आपको ऑप्शन दूं, अब आपने ट्राई कर लिया, अब आपको बताऊंगा कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है कि ये वाला ऑप्शन तो सही है, इसके अलावा बाकी ऑप्शन गलत नहीं है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, ठीक है। हैवंट फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना कि इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि देखो पता क्या होता है कि जब आप कोई भी इंग्लिश को सीखने का एक सही तरीका क्या है कि जो मेरा की पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हो ना कोई भी प्रैक्टिस वाला, तो आपने चाहे आरसी का क्वेश्चन लगाया, चाहे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स का लगाया, चाहे आपने एरर सॉल्विंग का लगाया, चाहे आपने पैराजम्बल लगाया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन चारों में से ऑप्शन जो सही है वो तो पता होना चाहिए कौन सा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गलत है तो वो क्यों गलत है। अगर आपके पास उसका आंसर है, उसका रीजन है, उसके गलत होने का रीजन है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास उसके गलत होने का रीजन नहीं है तो इसका मतलब आपका वो जस्ट मियरली एक तुक्का लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो फ्री का आया, वो जस्ट तुक्के से आया, आपकी नॉलेज ने उसने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा बाकी सारे गलत है तो क्यों गलत है। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है, ये, ठीक। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा, ए। अब बाकी सारे क्यों गलत हो गए ये समझते जाना। यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करना था यहाँ पे तो हमने नाउन यूज़ कर लिया, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर सी क्यों गलत हुआ, सी इस वजह से गलत हो गया क्योंकि हमने बोला था कि हम कंट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ करते हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म तो नहीं है, हैव नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगी, हैवंट, तो इसी वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्यों गलत हुआ, बी तो सही होना चाहिए था, वो इस वजह से गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है बल्कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल्दो हमने यहाँ पे कोई नॉट नहीं लिखा, हमें क्या लगता है इंग्लिश में नेगेटिव स्टेटमेंट्स वही होती हैं जिसमें हम नॉट और नेवर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा लैंग्वेज में और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ सेल्डम, मैं यहाँ पे बोलूँ हार्डली, बात समझ आ रही है। मैं यहाँ पे बोलूँ फ्यू, मैं यहाँ पे बोलूँ लिटल, नथिंग। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ना ये भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। सेल्डम का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नेवर, ठीक है। सेल्डम भी हो सकता है, रेयरली भी हो सकता है, रेयरली भी आप इसको कहते हैं कभी कभी, तो रेयरली भी ऐड कर लो। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर कहीं पे ये सेंटेंस में कहीं पे ये वर्ड्स लिखे होंगे तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका नेगेटिव है, वो स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया, यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस का एक्चुअल मतलब पता है क्या है, ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट्स। तो अगर इसका मतलब यही है कि ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट्स, तो नो बीच में आता गया, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट नो को ही हम क्या कहते हैं, फ्यू कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फ्यू ग्रामर में आ फ्यू एंड दी फ्यू, ये तीनों आपने पढ़े होंगे। सेम वे आपने लिटल, आ लिटल, दी लिटल, तो इसमें से ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये ध्यान रखना, और ये पॉजिटिव वर्ड होता है। इसके बारे में भी फ्यू वगैरह में डिटर्मिनर्स में हम कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही समझना था, ठीक है, कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स नेगेटिव हैं तो इसका मतलब जो इसके साथ वाला क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो इसी वजह से ये गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं आप ये वर्ड्स को जल्दी से, ठीक है। तो हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया, फ्यू हो गया, लिटल हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप क्या है नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे आ जाओ, दे हार्डली टॉक्ड, तब आप देखेंगे यहाँ पे भी हार्डली यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन टैग यूज़ होगा वो पॉजिटिव यूज़ होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दे लिखा हुआ है तो दे लिख लेंगे। और यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा है, V2 है। V2 में मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डिड। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिड। तो इस तरीके से जो है हमारे ये टाइप जो है कवर हो गई, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंग्लिश जो है, हमने इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाना है, ये मेरा मोटो है। और मैं जितना भी हो सके मैक्स टू मैक्स जो है बच्चों को अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और फ्री ऑफ चार्ज देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ समबडी और समवन में कोई फर्क नहीं होता, चलो समवन लिख लेते हैं, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि आप समवन ही क्यों यूज़ करते, तो हम समवन लिख लेते हैं। ट्राई कीजिए, somebody killed that, डियर नहीं होता, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डियर नहीं होती। डियर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, डियर के जो स्पेलिंग्स होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। डियर का मतलब समथिंग जो प्यारा होता है हमें कोई, ठीक है। डियर मैम, डियर सर, डियर फादर, डियर मदर, ठीक है। तो डियर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने किसी को पोलाइट वे में कहना हो, जब हमने किसी से रिस्पेक्टेड वे में बात करना हो, फिर हम रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, तो सर और मैम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टेड। और जब अगर किसी से कोई रिलेटिव है या किसी से कोई एल्डर है या फिर किसी से आपको पोलाइटली बात करनी, तो उसके लिए हम डियर वर्ड यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डीर, उसको हम क्या कहते हैं, डीर। जैसे मैं यहां पे लिखूं, ईदर नहीं, नीदर वर्ड यूज करते हैं। नीदर वॉज टेलिंग द ट्रुथ, ठीक है। तो पहले के लिए जो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, दूसरे वाले के लिए भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। तो टेक योर टाइम, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो आप सबने कोई ना कोई आंसर जो है वो दिया होगा, ठीक है, लेकिन अब ये ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए हैं। मैंने आपको बताया था पहले फंडामेंटल जो है वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम ट्रिकी क्वेश्चंस पे आएंगे। तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो उसका मतलब क्या होता है, देखो समझना, ठीक है। सबने, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने जो इसका आंसर लगाया होगा वो क्या लगाया होगा, या तो उन्होंने लगाया होगा सी, ठीक है, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने आंसर लगाया होगा ए, ठीक है। तो ये आंसर आपने अगर लगाया है तो डोंट वरी, आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। सही ट्रैक पे मतलब आप कॉमन ट्रैक पे हो, ठीक है, लेकिन वहां पे होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है और क्यों है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जो इसका आंसर लगाया होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बता दूंगा, वो अपने आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले सेंटेंस में ना तो आपका सी ऑप्शन है ना ही आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। और फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इसमें हमने ऑप्शन यूज़ किया वो ई ऑप्शन भी नहीं है। अब या तो वो बी है या फिर वो क्या है, सी है। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ये समझनी है कि बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे किल वर्ड यूज़ कर लिया इसी वजह से स्टेटमेंट नेगेटिव है, नहीं। जो भी कुछ हुआ आप उसमें बता रहे हो, तो जो जब तक हमने लैंग्वेज में नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया, जैसे कभी मैंने वर्ड्स लिखे थे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, बियरली, फ्यू, लिटिल वगैरह वगैरह वगैरह, तब तक हम उसको नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है हमारे लिए। तो अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन टैग यूज होगा वो हमारा नेगेटिव यूज होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कौन सा, बी आंसर है, सी आंसर भी नहीं है। अब ये क्यों है अभी समझ आ जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। अब हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिडंट यूज करना पड़ेगा, ये बात हमें क्लियर होगी। अब चक्कर बचता है कि हमने ये वाला जो आंसर है ये वाला क्यों गलत किया, क्योंकि बात तो समवन की हो रही है। अगर समवन की बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पे तो ही आना चाहिए, तो वहां पे हमने दे का यूज कैसे कर लिया। चलो अब आप इस चीज को लेके समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा एवरीबडी हैज अराइव्ड, समझना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एवरीबडी हैज अराइव्ड। तो इस सेंटेंस में अब देखोगे कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज की वो मतलब वर्ब यूज की वो सिंगुलर यूज की, हैव यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि जो एवरी है ना, आपने अगर प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा हो तो हम पढ़ते हैं, आपने जिस भी टीचर से जो भी फैकल्टी से पढ़ा होगा तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि ये जो ईच और एवरी वर्ड्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं। कौन सी नेचर के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं। मतलब एट अ टाइम एक इंसान की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली रिप्रेजेंट सबको करते हैं। इनकी नेचर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है लेकिन अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट सबको ही करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ठीक है, आप क्या है कि एक बैडमिंटन की गेम लगा रहे हो तो उसमें 2 कोर्ट्स होते हैं, आप अपोजिट टू ईच अदर, तो उसमें ये प्लेयर है और ये भी प्लेयर है, ठीक है। अब इसके स्कोर हैं 17 और इसके स्कोर हैं 18। तो जो ए है ना, ए ने सर्विस की, ए ने जो है सर्विस की, तो जब ए ने सर्विस की तो पहले जो उसने जो स्कोर बोलने वाला था उसने बोला 17-18, ठीक है। और जब ए ने सर्विस की तो ए ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया तो उसका +1 हो गया। तो उसके बाद जो स्कोर अनाउंस करने वाला है वो क्या बोलेगा, 18 ईच, क्या बोलेगा 18 ईच। ईच का मतलब क्या है कि 18 ही इसको मिल गए, 18 ही इसको मिल गए। ये तो आपने सुना होगा ना कि 18 ईच बोलते हैं। तो ईच का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हम ईच और एवरी वर्ड का यूज़ करते हैं। बाकी डिटेल में प्रोनाउन वगैरह में पढ़ लेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ इतना मोटा मोटा समझाना था। जब हमें इतनी बात समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अल्टीमेटली सबको रेफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एवरीबडी वर्ड यूज किया। अब जब मैं कह रहा हूँ कि एवरीबडी हैज अराइव्ड, हमने हैज इस वजह से यूज किया क्योंकि इसकी नेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भरा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन तभी करोगे ना वहाँ पे जब लोग एक, मैंने कह दिया कि सिनेरियो है, इस सिनेरियो में सिर्फ एक इंसान है, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नहीं, वो तो पहले ही सिंगल है। फिर मैंने कह दिया एक सिनेरियो और है, एक सिनेरियो और है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस में कर पाओगे, ए सिनेरियो में या बी सिनेरियो में, बी सिनेरियो में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे ना। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगी, जब लोग ज़्यादा होंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कहना चाहते हैं। मैं आपसे ऑप्शन पूछता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ही हैज़ अराइव्ड या फिर दे हैव अराइव्ड। अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं कि यहाँ पे हमें इसको हटा के यहाँ पे हैज़ लगा, यहाँ पे हैव लगा लेंगे। एक और लिख लेते हैं सेंटेंस, यहाँ पे लिखा दे हैव।
तो अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं आप क्या यूज़ करोगे, इसको रिप्लेस करना है, ए सेंटेंस को रिप्लेस करना है, तो कौन सा सेंटेंस है जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, ए या सॉरी सी, बी या सी। तो हमें पता है कि सी सेंटेंस है जो ए के साथ मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसी वजह से अल्टीमेटली रेफर सबको कर रहे हैं। तो ध्यान रखना जब भी आपके कोई ऐसे वर्ड्स आएंगे उसमें या तो क्या लिखा हो, या तो उसमें क्या लिखा हो, एवरी वर्ड हो, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, ठीक है, और समवन, समवन और एनीवन, ये तो आप समझ रहे हो ना, और ईदर, नीदर, ठीक है, एक्सेट्रा। जब ऐसे वर्ड्स होंगे तो जो इसको रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो प्लूरल होगा, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज किया, डिडंट दे। आई होप आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो वही है कि मतलब हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो अगर आपके पास वो रीज़न है तो इसका मतलब क्या है कि आप सही तरीके से जो है चीज़ों को कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ आ गई, ठीक। तो हमें पता चल गया कि इस तरीके से जो है चीज़ों को टैकल करना है। तो यहाँ पे भी देखो कि हम जब कह रहे हैं नीदर वाज टेलिंग लाई, अब नीदर का मतलब क्या होता है, 0 आउट ऑफ 2, लेकिन अगर वहाँ पे 2 लोग हैं तभी तो आप नीदर वर्ड यूज कर पा रहे हो, अगर वहाँ पे एक ही बंदा होता तो आप नीदर वर्ड यूज करते, फिर तो यहाँ पे सीधा लिख देते ही वॉज नॉट टेलिंग लाई। बात समझ आ रही है। तो इसी वजह से जो इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी प्लूरल यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये ही वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है, और दे वाला चलेगा। अच्छा, मैंने आपको भी बताया था नीदर वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हम क्या यूज कर लेंगे, वर दे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। आई होप आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। चले आगे, चलो। तो इन वर्ड्स को आप नोट करते रहिए, ठीक है। अब साथ में नोट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे, सिर्फ आप इसको ऐसे देख रहे हो मूवी के जैसे, फिर आपको ये क्लास जो है हो सकता है कि ज़्यादा फायदा ना करे, ठीक है। तो ठीक है, कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। नथिंग कैन कन्विंस हिम, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा नथिंग कैन कन्विंस हिम। तो आपको ऑप्शंस तो जरूर दे ही दूंगा, पहले आप ट्राई करो कि आप अब बनाने की कैपेबल हो या नहीं हो, आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं चाहता हूँ। चलो, नथिंग कैन कन्विंस हिम, और लिख लेते हैं नथिंग, सॉरी, समथिंग इज वेरी डिस्टर्बिंग एट दिस प्लेस, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब पंगा ले ही लिया तो लिख लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अब इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए अब आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल काम आएगा, ठीक है। जिस बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा वीक है उसको ग्रामर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों चीज़ें वीक हैं तो फिर इसमें क्वेश्चन में मार खा जाओगे, हो सकता है ये तो आप कर लो, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नथिंग कैन कन्विंस इट। अब जब हम नथिंग, समथिंग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तब हमारा जो प्रोनाउन रहता है वो सिंगुलर रहता है। जैसे मैं वर्ड यूज कर लूँ समथिंग, मैं वर्ड यूज कर लूँ नथिंग, मैं वर्ड यूज कर लूँ एनीथिंग, मैं वर्ड यूज कर लूँ एवरीथिंग,
ठीक है। तो इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? इट। अब ही शी तो करेंगे नहीं क्योंकि सभी नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको न्यूट्रल जेंडर मान के तो इसके लिए इट यूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? इट। और इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? इट, ठीक है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हमें पता है कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव यूज़ करेंगे, तो पॉजिटिव में हम सीधा क्या लिख देंगे? कैन इट। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, बहुत ईजी था। अब यहाँ पे देखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आई एम टीचिंग, अब मुझे इसका बनाना है, तो इसका आप क्या बनाओगे? सबसे पहले इसका तो टेंस पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे? तो इसका देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी अभी नेक्स्ट टाइप में करेंगे, एम को हटा के यहाँ पे ही लिख लेते हैं, वो ट्रिकी हो जाएगा, वो भी करूँगा, बताऊँगा। ही इज टीचिंग का क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे? इजंट ही, हम ये लिख लेंगे। बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने कंट्रैक्शन यूज़ कर लिया और ही का हमने क्या यूज़ कर लिया? ही यूज़ कर लिया। क्लियर? बेसिकली हमने इसको क्या लिखा? इज नॉट ही, और इज नॉट को हमने क्या लिख लिया? इजंट। हमने बताया था कंट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखना है, हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप इज एम आर के बाद आई एन जी लगाएंगे तो जो इज एम आर है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, वो कभी कभी मेन वर्ब भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो मेन वर्ब है वो कौन सी है? अब यहाँ पे इसको मेन वर्ब थोड़ी ना कहोगे, अगर इसको मेन वर्ब कह दिया तो इसका मतलब ये एक्शन चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हमारी कौन सी है? ये। और ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये वाला अगर आपने पढ़ा हो इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा था स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो स्टोरी की डिस्क्रिप्शन है, द स्टोरी इज नाइस, द स्टोरी इज लेंथी, द स्टोरी इज कुछ भी कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, द स्टोरी इज बोरिंग कह सकते हैं, ठीक है, द स्टोरी इज फेमस कह सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं, द स्टोरी इज इम्प्रेसिव कह सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ होंगी स्टोरी की, तो इसी वजह से इसको हमने क्या कह दिया? एडजेक्टिव कह दिया। लिंकिंग वर्ब का छोटा सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भी सेम हम कह रहे हैं ना कि समथिंग इज डिस्टर्बिंग, तो यहाँ पे जो डिस्टर्बिंग है ना वो मेन वर्ब नहीं बल्कि ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पे यही हमारी कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, और इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। मतलब मेन वर्ब है उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब है उसी को हम कैसी वर्ब कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अगर मुझे इसका पैसिव बनाना होगा तो इसका पैसिव भी ये बनेगा, इजंट इट। इसका थोड़ी, इसका जो क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो वो सेम बनेगा, इजंट इट। अब इस वाले इजंट इट में और इस वाले इजंट में हमने थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि ये वाला जो इज निकल के आया ना, ये हेल्पिंग वर्ब निकल के आया, लेकिन ये वाला जो इज निकल के आया ये मेन वर्ब भी आ गया। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब यूज नहीं करते, सिर्फ एक वर्ब को छोड़ के, कौन सी? बी। तो जब उस स्टेटमेंट में बी एज अ मेन वर्ब होगी, जब उस स्टेटमेंट में बी एज अ मेन वर्ब होगी, ध्यान से समझ लो, ठीक है, जब उस स्टेटमेंट में बी एज अ मेन वर्ब होगी तो वो मेन वर्ब भी पीछे आ जाएगी अपने आप इसमें, क्योंकि और हेल्पिंग वर्ब होते ही नहीं है। क्योंकि जब भी बी को एज अ मेन वर्ब बना के लिखते हैं, अब आप बोलोगे सर ये तो इज लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, बच्चे वो भी उसकी फॉर्म ही है। बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? इज, एम, आर, ये उसी की फॉर्म्स है, वॉज, वर, ठीक है, बीन, बीइंग। तो ये सारी की जो सारी फॉर्म्स निकली हैं, सारी की सारी फैमिली किससे निकली है? बी से निकली है। बात समझ आ रही? ठीक। तो जैसे डू से कौन कौन सी निकली? डज निकली, डिड निकली, डन निकली, डूइंग निकली, ठीक है, तो वैसे इसी से निकल गई। तो ध्यान रखना है, जब भी बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब काम करेगी तो वो खुद ही पीछे चली आएगी क्वेश्चन टैग्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ? तो बी की फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इजंट इट, ठीक है। तो उसका हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो बस मैंने आपको इसमें दो चीज़ें बताई, दो चीज़ें कौन कौन सी बताई जो बहुत ही सिंपल है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्वेश्चन टैग में काम आएगा, ये और भी बहुत जगह काम आता है, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, तो आप उस टॉपिक को अकेले नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो आइसोलेटेड नहीं है, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न ग्रामर, दिस इज हाउ वी नीड टू लर्न ग्रामर। इसी तरीके से हमें इसको समझना चाहिए।
ठीक है, क्लियर है। तो जब भी हम समथिंग वर्ड यूज करेंगे, नथिंग यूज करेंगे, एनीथिंग यूज करेंगे, एवरीथिंग यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे इट यूज करेंगे। और सेकंड थिंग हमने सीखी कि अगर कभी भी ये बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब आ जाएगी तो उसी को हम पीछे ला जाएंगे, अदरवाइज कोई और मेन वर्ब को नहीं लेके जा सकते। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है कैन, ये सबको पता है, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब को थोड़ी ना पीछे लेके गए हो, अब हेल्पिंग वर्ब को लेके गए हो। बात समझ पा रहे हो? अभी तक सारे सेंटेंसेस उठा के देख लो, हमने हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके गए, लेकिन बी की फॉर्म में जो मेन वर्ब होगी, बी की फॉर्म होगी, चाहे यहाँ पे इज लिखा हो, चाहे यहाँ पे वॉज लिखा हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो उसी को फिर हम पीछे ले जाएंगे। इतनी बात क्लियर? चलो, पहला सेंटेंस क्या है? देयर सीम्स नो स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ध्यान से बनाना, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारी, इसमें हमने काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो इसको आप ट्राई कीजिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो आपके माइंड में जो भी आ रहा है ना कि इसका क्वेश्चन टैग हम ये बना सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं, आप कॉपी पे या फिर बाद में कमेंट कर सकते हैं, या जो आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली तो नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके सही थे या गलत थे, ठीक है। तो आप कॉपी पे लिख लीजिए, आपको कमेंट नहीं करना तो कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कमेंट ही करना है। तो आप लेकिन खुद को टेस्ट तो करो कि मुझे ये चीज़ें आती थी या नहीं आती थी, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन टैग को बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग के साथ साथ आप देख पा रहे हो कि हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख पा रहे हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं इंक भर लेता हूँ अपने मार्कर्स में, क्योंकि उसके बिना तो गुजारा नहीं, पढ़ाऊँगा कैसे, है ना। चलो हथियार हमारे रेडी हैं। पहला सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो देयर होता है ना, ये एक्चुअल में ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मैं आपको एक्चुअल में जो कहानी है वो बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो रियलिटी में तो ये है नो स्टूडेंट, क्योंकि आप अल्टीमेटली स्टूडेंट की बात कर रहे हो, देयर की बात नहीं कर रहे। देयर चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक राजा था, एक रानी थी, एक शहर था,
ठीक है, एक दोस्त था। देयर वॉज अ फ्रेंड, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ क्वीन, ठीक है, देयर वॉज अ सिटी। तो जो देयर वर्ड होता है ना, तो वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे जो देयर होता है, देयर एक्चुअल में एक एडवर्ब होता है। देयर एक्चुअल में क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये किसी एक्टिविटी की चीज़ की प्लेस बताता है, ठीक है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? एट दैट प्लेस। क्या मतलब होता है? एट दैट प्लेस। और इसके जैसे ही एक और वर्ड होता है हेयर, उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं, उसका मतलब होता है एट दिस प्लेस, ठीक है। तो ये बातें आप नोट करते जाएंगे क्योंकि ये काम आएगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही इज वेटिंग देयर या ही इज वेटिंग देयर, तो जो कह रहे हैं ना ही इज वेटिंग देयर, तो एक्चुअल में एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो इस सेक्शन का प्लेस बता रहा है, ठीक है। तो आप देयर को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? एट दैट प्लेस, और हियर को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? एट दिस प्लेस, क्योंकि उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। चलो, ये बात समझ आ गई। तो लेकिन जो हमने देखा कि जो एक्चुअल में क्वेश्चन टैग जो काम करता है ना, वो जो एक्चुअल में सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पे काम नहीं करता। जो हम रफली जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एवरीबॉडी था, एवरीबॉडी अब एक्चुअल में तो एट अ टाइम तो एक इंसान की बात कर रहा था ना, अल्टीमेटली सबकी बात कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर वहाँ पे ही आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन टैग इस चीज़ को नहीं मानता। क्वेश्चन टैग में हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ? देयर। तो ध्यान रखना कि जब देयर लिखा होगा तो आपके क्वेश्चन टैग में भी देयर ही आएगा। यहाँ पे चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई बर्ड हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर। जब आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, तो हम यहाँ पे देयर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हम यहाँ पे सीम्स की बात कर रहे हैं। सीम्स का मतलब कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? डू, डज। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? डज का, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है ना, सिंगुलर लिखा हुआ है, नो स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, देयर डज सीम, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा टेंस आना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन से उठा लेंगे? डज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डज। और ये बताना है कि आप यहाँ पे डजंट लिखेंगे, डज लिखेंगे, डज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो। तो अगर ये नेगेटिव है तो हम यहाँ पे इसमें क्या यूज़ करेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? डज देयर। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। तो हमें समझ आ गया कि जब भी हमारा देयर सब्जेक्ट होगा तो हम वहाँ पे देयर का ही यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे कि क्या हो रहा है? वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? शुड। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वन। तो वन हमारा क्या है? सॉरी, वन नहीं आएगा, वन आएगा, सॉरी वेरी सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वन। तो सब्जेक्ट वन है तो वन ही पीछे चला जाएगा। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नो नॉट का यूज़ नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शुडंट वन। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो बातें हैं क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग चल रही है तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले भी जब हमने फर्स्ट क्लास शूट की थी तो देखो शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब शूट कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे किसी का भी बस नहीं है, कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता कि ये चीज़ें होंगी। तो कई बार वो होता है कि बैक एंड से शूटिंग होती ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी लॉस होता है, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा चेकअप करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है दिस इज़ माई फोन, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ दिस। और ध्यान रखना कि अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दिस। जो जब हमने बोला कि जब हम देयर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन टैग में भी क्या यूज़ करेंगे? देयर, ठीक है। और जब हम वन यूज़ करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? वन, ठीक है। लेकिन जब हम दिस और दैट वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, चाहे दिस वर्ड यूज़ कर लो चाहे दैट वर्ड यूज़ कर लो, जब हम दिस दैट वर्ड का यूज़ करेंगे ना तो क्वेश्चन टैग में हम इट का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन जो है स्टेट लेवल वगैरह में आ जाते हैं और ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बच्चों को लगता है, टीचर को लगता है कि गलत करेगा, वही क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको लगेगा कि यार इसमें तो सारी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वन है, तो वन जब सब्जेक्ट होगा तो हम यहाँ पे
किसकी बात करेंगे, वन ही लिख देंगे। यहाँ पे जब हम दिस दैट हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, इट की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोज, तो अच्छा इट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इजेंट। इजेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज मेन वर्ब है, तो मैंने बताया था जब बी मेन वर्ब होगी तो आगे पीछे चली जाएगी, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा इजेंट, और दिस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इट। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, दोज। अब जब दोज की बात करेंगे, दीज या फिर दोज, ठीक है, जब दीज और दोज की बात करेंगे तो फिर इसकी जगह पे हम किसका यूज कर लेंगे, प्लूरल का, जो प्लूरल क्या होता है, दे। ठीक है, इसकी जगह पे सिंगुलर जो इट, और इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इसका जो प्लूरल हो जाएगा तो इट का प्लूरल क्या हो जाता है, दोज। क्लियर होगी बात, ठीक। दिस का प्लूरल दीज होता है, जिस बच्चे को नहीं पता बता देता हूँ, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। ठीक है, तो सेम वे इट का प्लूरल क्या होता है, दे। क्लियर है, ठीक। मैंने बोला कि ये इसके लिए मुझे प्रोनाउन यूज करना है तो मैं इसके लिए इट यूज करूंगा, दोनों के लिए यूज करना है तो मैं दे यूज करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम दोस्त की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारी मेन वर्ब हो गई, तो अगर ये मेन वर्ब है तो ये पीछे चली जाएगी क्योंकि ये बी की फॉर्म है, तो यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फरेंट दे। तो आई होप आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से समझ से जाना, जो इसके बाद सेंटेंस लिखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मुझे ये वाले जो सेंटेंसेस हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे। डिलीट का मतलब इरेज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस हम रख लेते हैं क्योंकि फिर भी ये काम आएंगे। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वन स्टूडेंट asked me a very strange question। ठीक है, तो हमने ये सेंटेंस लिखा, आपको इसका आंसर बताना है। एक और लिखते हैं, दिस चैनल aspires to become नंबर 1। ठीक है, हाँ, तो पहले ये दो करो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट है, पूछो। एक्चुअल में जब मैंने ये टॉपिक शूट करना था, मेरे माइंड में चल रहा था कि क्वेश्चन टैग जो है वो यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, तो मुझे लगता था यार कि ये टॉपिक जो है 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये टॉपिक 1 घंटे में करवाऊंगा तो वो 20% या 10% स्टूडेंट्स को ही समझ आएगा, क्योंकि फिर मैं सीधा इतनी डिटेल में नहीं करवाता। ठीक है, जितनी डिटेल में मैं अभी करवा रहा हूँ, तो मैं बहुत, बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत फास्ट टीचर हूँ। ठीक है, तो फास्ट का मतलब ये है कि मैं बच्चों से कई बार ये एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि यार ये बातें तो बेसिक्स हैं, ये बच्चों को आती होंगी। ठीक है, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पे तो हर कोई देखेगा। ठीक है, जिसको आता है वो भी देखेगा, जिसको नहीं आता वो भी देखेगा, तो यहाँ पे हमें बेसिक्स से पढ़ाना चाहिए, जीरो से पढ़ाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपको एक एक बात जो है वो क्लियर करके चल रहा हूँ। अभी तक कोई भी ऐसा सेंटेंस है, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो मैंने बच्चे से एक्सपेक्ट किया हो कि उसको पता होगा। ठीक है, अगर ये एक्सपेक्ट किया भी है तो मैंने वो साथ में फिर भी बताई है। ठीक है, चलो अब जिस बच्चे को ये सेंटेंसेस अभी भी थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप हमने चैनल पे एक वर्ब का चैप्टर डाला हुआ है, 5 घंटे की वीडियो है, उसको देखिए। वर्ब बेसिक्स फॉर बिगिनर्स इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐसे करके सर्च कर लेना, या फिर हमारी प्लेलिस्ट वगैरह में देख लेना। ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब कब होती है, मेन वर्ब कब होती है, तो वो बेसिक्स है। ठीक है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस बच्चे को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली वीडियो भी पढ़ी है, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, वो पहले 4 लेक्चर वो देखे, फिर वर्ब वाला चैप्टर देखे, आपका काफ़ी बेसिक्स बन जाएगा। तो फिर अगर आपको कोई कोचिंग नहीं भी लेनी, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है,
तो आप इतने काबिल हो जाओगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। अगर आप उसको शिद्दत से उन वीडियोस को देखोगे तो इतने काबिल तो हो जाओगे कि आप कोई बुक उठाओगे तो आपको वो बुक समझ आने लगेगी। चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक उठा लो, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रखी है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे नोट्स खरीदने हैं, या फिर आपको कोई पब्लिशर की बुक लेनी है, तो बुक खरीद के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर आपको सीधा समझ आने लगेगा। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए अगर आपको अभी भी इसमें दिक्कत आ रही है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि इसमें दिक्कत आनी चाहिए। चलो एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, वन स्टूडेंट भी। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस बीच में से हमने हटा दिए। मैंने ये क्यों नहीं इरेज किए, क्योंकि उससे कंपेयर करके समझाऊंगा। ठीक है, तो जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम ज़्यादा डिटेल में सीख सकते हैं, या फिर हम उसको ज़्यादा अच्छे से परख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले दो सेंटेंस है, इसको हम बीच में से ऐसे कर लेते हैं। चलो पहले सेंटेंस पे आते हैं। वन स्टूडेंट आस्क्ड मी अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा वन लिखा होगा, अब बच्चों ने याद कर लिया। ठीक है, बच्चों ने क्या याद कर लिया, जैसे मैं आपको ऑप्शन दे दूं। पहला ऑप्शन मैंने क्या दे दिया, डिडंट वन। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, डिडंट ही। ठीक है, तो अब बच्चों ने आंखें बंद करके क्या लगा दिया कि उसने ए ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, कि कभी तो आप कह रहे हो कि वन पे आप वन यूज़ कर लो, कभी आप कह रहे हो कि यार वन पे ही यूज़ कर लो। इसी वजह से तो कभी इंग्लिश समझ नहीं आई, कि पता ही नहीं हो क्या रहा है। एक टाइम पे एक बात बोलते हैं, दूसरे टाइम पे वो उल्टा देते हैं। अब मैं इतना कैसे याद रखूँ, इतना याद करना ही नहीं है, बेसिक से समझना है हमें। मैंने आपको ये बोला था कि जब सेंटेंस में वन एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा, जब वन एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा तो हमारा क्वेश्चन टैग में जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो वन यूज होगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे वन में और यहाँ पे वन में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो ये वन है, ठीक है, ये जो वन है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों, क्योंकि ये वाला जो वन है ना, क्या इसको आप ये कह सकते हो कि ये आई की बात हो रही है, नहीं। क्या इसको आप ये कह सकते हो कि ये यू की बात हो रही है, नहीं। क्या इसको आप ये कह सकते हो कि ये ही की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आप नहीं कमेंट कर सकते। ही कैन बी एनी ऑफ द वन, ही यूज नहीं कर सकते। मैंने वही बोला कि ये जो है कोई भी हो सकता है। वन में अपने आप को भी कह सकता हूं, ये आपको भी कह सकता हूं, ये स्पीकर और लिसनर के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर ये डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोनाउन कैसा होगा, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ आ रही है। तो इसी वजह से ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वन स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, यहां पे वन स्टूडेंट का मतलब क्या है कि ए स्टूडेंट। यहां पे जो एक्चुअल में सब्जेक्ट है ना वो ये सब्जेक्ट है, ये तो जस्ट उसका नंबर बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आई नीड वन बुक। जब मैंने लिखा आई नीड वन बुक, तो यहां पे जो वन है ये ऑब्जेक्ट है, ये बुक ऑब्जेक्ट है। बुक इज एन ऑब्जेक्ट, ये तो नंबर बता रहा है कि कितनी बुक है, ये डिटर्मिनर है। और इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, ए से, आर्टिकल। और आर्टिकल यहां पे वन का मतलब क्या है, वन, ये वाला वन। लेकिन यहां पे ये वाला वन को हम ये वाला वन कह सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या इस वन को ये वन कह सकते हो, नहीं, क्योंकि ये पर्सन को रेफर कर रहा है और ये वन जो है नंबर को रेफर कर रहा है। तो इसी वजह से सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन होता तो क्या यूज कर लेते, आई। सेकंड पर्सन होता तो क्या यूज करते, यू। थर्ड पर्सन है तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, ही। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, बी। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ठीक है, समझ आ गई। अब सेम केस नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो वही है ना कि हमने जो गलतियां की है उसको सुधारना तो पड़ेगा। यहां पे हमने लिखा हुआ दिस इज माय फोन, तो जो दिस है ना ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है या तो ये नाउन होगा सेंटेंस में, या फिर ये सेंटेंस में क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब सेंटेंस में हमें पता है कि दिस किसी चीज का नाम तो है नहीं, पीयूष किसी चीज का नाम है, इलेक्ट्रिक इंग्लिश किसी चीज का नाम है।
इंडिया किसी चीज का नाम है, मोहन आपका नाम है, ठीक है, सोहन आपका नाम है, मोहिनी आपका नाम है, मतलब ये नेम है, लेकिन जो दिस है किसी चीज का नेम थोड़ी है, ये इसी वजह से क्या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो दिस यूज हुआ ये प्रोनाउन है, इसी वजह से हमने इट का यूज कर लिया। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि ये चैनल है, ये चैनल क्या एम करता है कि उसको नंबर 1 बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस्पायर कर रहा है वो कौन है, दिस है या चैनल, यहाँ पे चैनल की बात की जा रही है। अगर ये चैनल की बात की जा रही है तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, चैनल। क्या इतनी बात समझ आई? बात समझ आ गई? तो यहाँ पे डिफरेंस है, ऑल्दो हमें पता है कि चैनल के लिए हम इट यूज करेंगे, लेकिन उस इट में और इस इट में फर्क है। ये इट यहाँ पे दिस के लिए यूज हो रहा है और ये वाला जो इट है यहाँ पे चैनल के लिए यूज हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें याद क्यों करना है, तो इट तो यूज हो रहा है, अभी बता देता हूँ बच्चे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एस्पायर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डजंट इट। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, दिस मैन इज वेरी पॉपुलर इन द टाउन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है दिस की हो रही है, मैन की हो रही है, मैन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो मैन के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि दिस के अकॉर्डिंग। तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ही। तो अगर आपने ये याद किया कि जहाँ पे दिस आ गया तो वहाँ पे इट यूज कर लूँगा, हमारे खा जाओगे। वहाँ पे दिस सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि यहाँ पे दिस क्या है, डिटर्मिनर है। यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, दी मैन, डेफिनेट है ना वो। बात समझ आ गई? तो जब हमने यहाँ पे यूज किया तो इसी को पीछे ले जाओगे, तो मुझे लगता है कि ये बात जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा बचता है एक सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, जो कि है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, अब इसको हम कंपेयर करते हैं ये वाले वन से, ऊपर भी हमने वन लिखा था, ठीक है। पहले हमने ये देखना है कि जो क्लास है वो कितनी लंबी हो गई। चलो 50 मिनट्स की क्लास हो गई है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करवाऊंगा तो ये भी कम से कम 10, 15 या 20 मिनट ले लेगा, ठीक है। तो एक लेंथी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट में बताने वाला है। और फिर मुझे लगता है कि इस पार्ट को हमें नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और लाइक वगैरह जो है आप वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।